हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। कैपिटल स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, जो कि ओपी गाबा द्वारा लिखी गई है। और ये इम्पॉर्टेंट है अगर आप यूजीसी नेट दे रहे हैं, जेआरएफ दे रहे हैं, या असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, या जैसे यूपीएचएससी है या यूपीएससी में जो भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम सभी जानते हैं ओपी गाबा की किताब बहुत ही अच्छी है, लेकिन कई बार ये मोटी होने की वजह से, ज़्यादा पेजेस होने की वजह से बहुत से स्टूडेंट उसको पढ़ नहीं पाते हैं। दूसरा है कि बहुत बार पढ़ते समय बहुत सी चीज़ें प्रॉब्लम आती है, बहुत सी टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है जिसको हम समझ नहीं पाते, जिसको हम या तो क्लासेस ना करने की वजह से नहीं समझ पाते, या फिर होता है कि टीचर्स ने अच्छे से नहीं समझाया उसकी वजह से नहीं समझ पाते, तो बोरिंग लगती है। इसलिए हम इस लेक्चर को लेके आए हैं कि आपको हाउ टू रीड ओपी गाबा, किस तरह से ओपी गाबा को हम पढ़ें और उसको पूरी तरह समझें। और उसी टेक्स्ट से, उसी बुक्स के अंदर अगर आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, या अगर आप किसी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या इवन इंटरव्यूज़ में जा रहे हैं तो आप उस टेक्स्ट से पूछे जाते हैं। तो ये एक बेसिक बुक है, ऑल्दो इससे आगे की भी बुक है, बहुत से अच्छे बुक्स हैं, लेकिन ये एक बेसिक बुक है जिससे आप 70% 80% तक चीज़ें कवर कर सकते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि इनकी जो बुक है वो क्या है, एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। तो आप में से जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन में है या इवन पोस्ट ग्रेजुएशन में है या रिसर्च कर रहे हैं या फिर कहते हैं सिविल सर्विसेज तैयारी कर रहे हैं या नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बुक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से कह सकते हैं प्रिसाइसली पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा एक है उसमें कि अभी हमारा जो नोट्स है वो इंग्लिश में है, तो दोज हु आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम उनके लिए तो आसान है, बट जो हिंदी मीडियम से है उनके लिए हम कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ों को हिंदी में बताया जाए। हिंदी में भी ये लेक्चर हम लाएंगे, एक के बाद एक हिंदी में भी आता रहेगा, तो हिंदी में भी, लेकिन पहले हम इंग्लिश लाए क्योंकि इंग्लिश समझने वाले, इंग्लिश में ज़्यादा लोग पढ़ते हैं। अगर आप साउथ इंडिया में देखें या दूसरे जगह पे देखें तो तमाम सारे इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। आजकल ज़्यादातर स्टूडेंट्स इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, बहुत से लोग हिंदी में भी पढ़ते हैं। एक नॉर्थ बेल्ट में अगर हम देखें तो हिंदी में भी पढ़ा जाता है, तो हम इसको हिंदी में भी आपको समझाते रहेंगे। तो आप देख रहे होंगे सबसे पहले यहाँ जो एक फ़ोटो बनी हुई है, तो आप ये फ़ोटो बहुत फेमस फ़ोटो है, ये है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये प्लेटो है और ये अरिस्टोटल। तो दोनों के बारे में माना जाता है कि अगर आप पॉलिटिकल थ्योरी जब पढ़ते हैं या पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ भी पढ़ते हैं, इवन कोई भी साइंस भी पढ़ते हैं, तो प्लेटो अरिस्टोटल का नाम आता ही है, क्योंकि साइंटिफिक या आर्गुमेंटेटिव आइडियाज़ जो है इन्हीं ने दिया था। तो ये प्लेटो देखिए, यह उंगली ऊपर दिखा रहे हैं, तो इनका ये जो आइडिया है बहुत फिलोसफिकल है, और इनका जो आइडिया है ग्राउंड की तरफ दिखा रहे हैं कि रियल है, प्रैक्टिकल है, जिसको हम प्रैग्मेटिक बोलते हैं। ये सारे आइडियाज़ इनके हैं। ये कंपैरेटिव स्टडीज़ के जनक माने जाते हैं, क्योंकि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करते हैं। ये फ़िलासफ़ी के जनक माने जाते हैं कि इस तरह की फ़िलासफ़ी दी कि आदमी जो सोच नहीं सकता, जिस तरह से स्टेट के बारे में या ह्यूमन बींग्स के बारे में या तमाम सारी एजुकेशन के बारे में, इन्होंने लॉज के बारे में जो फ़िलासफ़ी आज से 2500 साल पहले दी, वो आज भी हमारे लिए पढ़ने और समझने लायक है, और समझना उसको एक कठिन कार्य भी है। तो हम सबसे पहले आगे बढ़ते हैं कि इसका पॉलिटिकल थ्योरी जो है बुक आपने देखी होगी, पढ़ी होगी, और इसी के चैप्टर्स हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे, और बहुत आसानी से। अगर आप मिस करेंगे तो कहानी नहीं बनेगी। कंटेंट बहुत ढेर सारे रहते हैं, अगर कहानी के साथ पढ़ लें तो बहुत आसान होता है। अगर सिर्फ कंटेंट दे दिया जाए, उसको मेमोराइज़ करना हो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसी वजह से बहुत से बच्चे सक्सेसफुल नहीं हो पाते नेट में या दूसरे एग्ज़ाम्स में। तो आगे देखते हैं, हम यहाँ से शुरू करते हैं कि पहला चैप्टर जो है उसका क्या है। पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो नेचर और उसका जो सिग्निफिकेंस है, जो पॉलिटिकल जो राजनीति सिद्धांत है या थ्योरी जो है, उसका नेचर क्या है और उसका आज के समय में उपयोगिता क्या है। तो नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एक बेसिक
कॉन्सेप्ट आता है जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये आता ही है कि भाई कि पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिकल है क्या। तो एक एक टर्म को क्लियर करते रहेंगे। अगर आपके टर्म्स क्लियर हो गए तो आप कितनी भी कठिन से कठिन बुक को पढ़ेंगे बहुत आसानी से उसको याद होती जाएगी, आपको मज़ा भी आएगा। व्हाट इज़ पॉलिटिकल? सबसे पहले तो पॉलिटिकल देख ले क्या होता है। पॉलिटिकल मीन्स राजनैतिक। राजनैतिक क्या होता है? द टर्म्स पॉलिटी, पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल आर डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड पोलिस। अब देखिए पहला क्वेश्चन यही बन गया बहुत से एग्ज़ाम्स में। अगर आप नेट में तो आजकल नहीं पूछते हैं, लेकिन दूसरे एग्ज़ाम्स में जो है, अगर आप दूसरे स्टेट्स के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम देते हैं, उत्तराखंड के हैं या हिमाचल के या इस तरह के तमाम सारे स्टेट्स में, कई बार ये पूछा था कि कहाँ से आया ये टर्म पॉलिटी, पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल, ग्रीक वर्ड। ये एक क्वेश्चन बन गया। तो क्वेश्चन को भी हम ध्यान देते रहेंगे कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। द ग्रीक सिटी स्टेट्स, अब ये पूछता है कि सिटी स्टेट्स कहाँ थे। ग्रीक्स में सिटी स्टेट थे जो कि बहुत छोटे थे, वर रिलेटिवली स्मॉल, उन्होंने बोला बहुत छोटे छोटे कम्युनिटीज़ थे, विच वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय जियोग्राफिकल बैरियर लाइक फॉरेस्ट, माउंटेन्स एंड सीज। तो छोटे छोटे स्टेट थे और उस स्टेट्स के बीच में कभी पहाड़ होते थे, कभी जंगल होते थे, कभी समुद्र है, तो वो छोटे ही छोटे अपने आप को स्टेट होते। बहुत बड़ा स्टेट सबको मिला के नहीं बनता था, उसी को हम सिटी स्टेट कहते हैं। ईच सिटी स्टेट हैव इवॉल्व्ड कॉम्पैक्ट सोशल लाइफ एंड कल्चर वेयर ऑल इंस्टीट्यूशन एंड एक्टिविटीज़ वर नेट टुगेदर। तो वो जो सिटी स्टेट थे जहाँ से पॉलिटिक्स की शुरुआत हो रही है, पॉलिटिकल थ्योरी बन रही है। अदरवाइज लोग तो रहते ही हैं, जब थ्योरी नहीं थी या स्टेट के कॉन्सेप्ट नहीं था तो भी लोग थे, सोसाइटीज़ तो थी। तो सिटी स्टेट जो है वो सोशल लाइफ, कल्चरल लाइफ जो थी, और वहाँ पे इंस्टीट्यूशन जैसे स्टेट की बात होती है, जुडिशरी की बात आएगी, या किस तरह से डिसीजन लिए जाएंगे, लेजिस्लेचर किस तरह से बनेगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे शुरू होती है। अब आगे देखते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत। सिद्धांत कैसे बनते हैं? सिद्धांत जो होता है, कोई सी भी चीज़ का सिद्धांत जो बनते हैं, वो कोई भी एक्टिविटी अगर बार बार सेम करने पे, सेम कंडीशन में आपको सेम रिजल्ट दे रही है, तो उस बेसिस पे हम मानते हैं कि ये एक सिद्धांत बन गया। फिजिक्स में हो, बायोलॉजी में हो या किसी भी चीज़ में हो, इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस में भी ये करने की कोशिश की जाती है। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल, वी आर नाउ रेडी टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। द टर्म थ्योरी यहाँ पे लिखा है स्टैंड फॉर सिस्टमैटिक नॉलेज, कि सिस्टमैटिक तरीके से जब हम कोई काम करते हैं उसकी नॉलेज के बेस है तो हम उसको थ्योरी कहेंगे। पॉलिटिकल थ्योरी डिनोट्स अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल फिनोमेना। व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज डू वी रिक्वायर अबाउट द पॉलिटिकल फिनोमेना इन द रेलम ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी में किस तरह की नॉलेज चाहिए? सिस्टमैटिक नॉलेज तो चाहिए, लेकिन किस तरह वो सिस्टमैटिक नॉलेज भी हमें किस तरह से मिलेगी। ब्रॉडली स्पीकिंग यहाँ पे लिखा है पॉलिटिकल थ्योरी इज कंसर्न विद 3 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। ये इंपॉर्टेंट है। इम्पेरिकल स्टेटमेंट से, जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो कहाँ से, किस तरह के स्टेटमेंट से हमको प्राप्त होगी, राजनीतिक सिद्धांत कहाँ से किस तरह से मिलेंगे। इम्पेरिकल जो है, कह सकते हैं कि इम्पेरिकल होता है जिसको लगातार हम टेस्ट करके देख सकते हैं, कि जैसे कि अगर आप 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से कोई गाड़ी चलाएंगे तो वो एग्जैक्टली, आप बुलेट चलाएं, आप बाइक चलाएं, आप कार चलाएं, आप ट्रेन चलाएं, तो एग्जैक्टली उसी टाइम पे वहाँ दूसरी जगह पे पहुँचेगी। तो ये एम्पेरिकली प्रूफ हो गया, ये कहते हैं सैद्धांतिक रूप से, या कहते हैं साइंटिफिक तरीके से, जिसको हम एम्पेरिकली का मतलब साइंटिफिक तरीके से उसको प्रूफ किया जाता है, विच इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लगातार कि हर बार यही हो रहा है, कि अगर अब क्या हो रहा है उसमें दूसरे फैक्टर जुड़ सकते हैं, ये कहा गया, लेकिन ये कहाँ पे एग्जैक्टली हो रहा है, ये अर्थ पे होगा। मून पे चले जाएंगे तो उसकी रफ्तार बदल सकती है। अब दूसरे तरीके से किस तरह से हम पॉलिटिकल थ्योरी डेराइव करते हैं? लॉजिकल स्टेटमेंट विच इज़ बेस्ड ऑन रीजनिंग। जैसे 2 + 2 = 4, ये रीजनिंग है कि अगर हम देख रहे हैं कि ये कोई चीज़ ऐसी हो रही है जिसमें हम प्रैक्टिकल उसका नहीं कर सकते, तो हम लॉजिक से उसको प्रूव करते हैं कि हर चीज़ को प्रैक्टिकली नहीं देख सकते। जैसे हम अर्थ घूम रही है, तो अर्थ घूम रही है, इसको हम डायरेक्टली
आज तो हम देख सकते हैं सैटेलाइट से, हमारे पास दूसरे इक्विपमेंट से, लेकिन आज से 1000 साल पहले जब लोगों ने बताया तो लॉजिक से बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, इसलिए अर्थ घूमने पड़ेगी और सूरज वहाँ पे स्टैग्नेंट है। अदरवाइज़ लोग जो जिस समय रिलीजियस आइडियाज़ था उसमें ये माना जाता था कि अर्थ सेंटर है और सूरज उसके चारों तरफ घूम रहा है। तो ये जो आइडिया है, इस तरह से हम लॉजिकल स्टेटमेंट के थ्रू हम चीज़ों को पा सकते हैं। इवैल्यूएटिव होता है विच इज़ बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट, जो मूल्य नैतिकता इन सब चीज़ों से होता है। जैसे मैन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल, कि मनुष्य फ्री पैदा हुआ है और बराबर है। तो ये हम मूल्य की बात कर रहे हैं कि दोनों बराबर हैं। अब साइंटिफिकली इसको प्रूव नहीं कर रहे हैं। कल को हम साइंटिफिकली अगर प्रूव करेंगे तो हम प्रूव कर पाएंगे कि इनका वेट तो ज़्यादा है, मैन का वेट ज़्यादा होता है, वुमेन का थोड़ा कम होता है, या फिजिकल स्ट्रेंथ पे हम चले जाएंगे, या किसी को गोरे काले पे हम करेंगे। तो वो तो हो सकता है, लेकिन अलग अलग हैं, हम डिफरेंट हैं, लेकिन हमने मूल्य के रूप में मान लिया कि सब लोग बराबर हैं। तो ये क्या होता है, इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट के थ्रू हम जानते हैं कि डिराइव कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। अब इन्हीं सब चीज़ों को अगर हम देखें तो जो इवैल्यूएटिव चीज़ें, एम्पेरिकल जो साइंटिफिक तरीके से प्रूफ हो सकती है चीज़ें, उसको हम कहते हैं लॉजिकल पॉजिटिविज्म। तो लॉजिकल पॉजिटिविज्म, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, या क्वेश्चन तो नहीं आता है, लॉजिकल पॉजिटिविज्म रेफरेंस आता है, तो उसको ध्यान में रखें कि लॉजिकल पॉजिटिविज्म है क्या। अ स्कूल ऑफ थॉट फाउंडेड बाय जर्मन सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर। तो एक क्वेश्चन मिल गया, आंसर उसका मिल गया, जर्मन सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर। पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं, लॉजिकल पॉजिटिविज्म कौन लाया, ये लाया। एंड द मेंबर ऑफ वियना सर्किल मोरिस सीजर, लुडविग विंसेंट, ए.जे. आयर इन द अर्ली डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में ये लोग लॉजिकल पॉजिटिविज्म लाए, जिसमें साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को करके उसके रिजल्ट के बेस पे कोई थ्योरी गढ़ी जाए। इट होल्ड्स दैट रिलायबल एंड वैलिड नॉलेज इन एनी फील्ड ऑफ इंक्वायरी कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली बाय एम्पिरिकल मेथड। जैसे बताया कि साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक रूप से करेंगे तभी होगा। ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन सेंसेस एंड एक्सपीरियंस। ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, अपने सेंस के बेस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, कि हमारे पास अपने सेंस है, अपने एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे हम देखेंगे कि ऐसा ऐसा हो रहा है। जैसे हमने बताया कि 20 किलोमीटर की रफ्तार से हम देख रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं, हमारी आँख देख रही है, यहाँ से चला और सेम टाइम पे जितना मिनट कार को लगा उतनी ही मिनट बाइक को लगा, उतना ही ट्रेन को लगा, तो हमने देखा। The question concerning values are beyond the scope of scientific knowledge. Hence, it is not possible to obtain reliable knowledge about them. अब जो वैल्यूज़ वाली है, जैसे किसी ने मान लिया कि यहाँ के लोग ज़्यादा मजबूत होते हैं, वहाँ के लोग कमज़ोर होते हैं, तो ये ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे कि कोई भी क्रिकेट मैच आप देख लीजिए, कहने के लिए तो देखने में अलग अलग लोग हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर आप देखेंगे तो बड़े ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, यूरोप के खिलाड़ी बहुत धष्ट-पुष्ट हैं, और साथ ही साथ अगर हम देखेंगे इंडिया के और श्रीलंका के, बांग्लादेश के कमज़ोर हैं, लेकिन दोनों ही छक्के मार रहे हैं, दोनों ही खेल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि, तो वैल्यूज़ पे नहीं जाना है, वो कितनी काम कर रहे हैं उसके बेसिस पे निकालना है कि कौन कितना ताकतवर है, या किसकी क्रिकेट टीम कितनी अच्छी मजबूत है। ये नहीं कि देख के इनके तो छोटे लग रहे हैं, उनके तो बड़े लग रहे हैं, इस बेसिस पे हम निकालते हैं। तो ये लॉजिकल पॉजिटिविज्म की बात मैक्स वेबर ने की है, सोशियोलॉजिस्ट है, जर्मन सोशियोलॉजिस्ट। मैक्स वेबर का नाम बहुत बार आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, और इनको अलग अलग तरीके से हमको पढ़ते रहना पड़ेगा। तो इसलिए इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो ध्यान दे के हम देखते रहेंगे। अब देखते हैं हम अगला, नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कि पॉलिटिकल साइंस है क्या। इन कॉन्सोनेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ साइंटिफिक मेथड, पॉलिटिकल साइंस प्रोसीड बाय द फॉलोइंग स्टेप। ऑब्जर्वेशन, अभी हमने बात की, ऑब्जर्व करना या उसको देखना, विच रिलाइज ऑन सेंस एक्सपीरियंस अलोन एंड रूल्स आउट सुपर नेचुरल मेटाफिजिकल कॉजेशन बिकॉज इट इज़ बियॉन्ड आवर सेंस एक्सपीरियंस। तो एक तो चीज़ है कि लोग मानते थे, मेटाफिजिकल का मतलब होता है कि भौतिकवाद से ऊपर की चीज़ें, जैसे ईश्वर हो गया या आत्मा हो गई या इस तरह की चीज़ें, कि उन सब चीज़ों पे कि भाई पृथ्वी को किसने बनाया, कैसे बने, तो भाई एक तो भगवान ने बनाया। इंसान को किसने बनाया, कैसे बने, भगवान ने बनाया।
एक तरीका ये है सोचने का, दूसरा है कि साइंटिफिक तरीके से सोचा जाए कि कैसे उत्पत्ति हुई, क्या हुआ, तो उसको लॉजिक देखने पड़ेंगे, एम्पेरिकली तक। उसके बाद क्या करते हैं, जनरलाइजेशन विच इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ रेगुलर रीडिंग टू एस्टेब्लिशिंग द रिलेशन एंड को रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फैक्टर्स और वेरिएबल्स। अब क्या होता है कि बहुत जनरलाइजेशन किसको बोलते हैं कि किसी चीज़ को साइंटिफिक होने के लिए कि हमने एक तो ऑब्जर्व किया, हमने मान लिया कि जैसे हमने माना कि दो चीज़ें मान सकते हैं, एक तो होता है कि हमने लाल कलर की शर्ट पहनी और उस दिन बारिश हो गई, फिर हमने दूसरे दिन पहनी फिर बारिश हो गई। अब 2 बार तो हमने सोचा, अब लेकिन ऑब्जर्व क्या हमेशा ये हो सकता है, ये होना पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन से ही हमने पता कर लिया कि ये जनरलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो ये थ्योरी नहीं बन पाएगी, हमारी लाल शर्ट पहनने से बारिश नहीं होती। लेकिन बादल आने से बारिश होती है, बादल से बारिश हो रही है, तो ऑल्दो हम पूरी तरह साइंटिफिक ना भी, हमको नहीं मालूम कैसे बनता है क्या है, लेकिन फिर भी एक थ्योरी बन जाती है कि बादल से बारिश होती है। ठीक है, ये जनरलाइजेशन हो गया किसी भी फिनोमेना का। अब दिस में आइदर बी ऑब्टेन्ड बाय द इंडक्टिव मेथड प्रोसीडिंग फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आया इंडक्टिव मेथड, पर्टिकुलर टू जनरल, और दूसरा डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड होता है, जैसे हमने बताया कि इंडक्टिव मेथड कि जब जब बादल आया बारिश हो रही है, तो ये इंडक्टिव मेथड है। अब क्या हो रहा है कि उसी का उल्टा कर लें कि डिडक्टिव मेथड भी हो सकता है कि बादल तो आए लेकिन बारिश नहीं हुई, तो हमने कैसे पता किया, ये ज़्यादा ऊंचाई के जो बादल होते हैं वो बरसात नहीं करते हैं। तो इस तरह से डिडक्टिव मेथड हो गया कि हमने सेम चीज़ को जनरलाइज किया। जैसे कि हम किसी चीज़ को जनरलाइज करने के लिए कहते हैं कि लोगों के बाल काले हैं, तो हमने लोग देखे जल्दी जल्दी तो मिल गए काले। और डिडक्टिव मेथड क्या होता है कि हमने डिडक्ट किया कि बहुत, फिर ढूंढते रहे किसी और कलर का मिल जाए, किसी और कलर का, तो एक मिल गया वाइट, फिर ढूंढते रहे 100 मिले तो फिर एक वाइट मिल गया। तो इसका मतलब है कि यूजुअली काले होते हैं। तो जिस तरह से हम ढूंढेंगे तो इसको हम डिडक्टिव मेथड कहते हैं। अब क्या होता है, इसके बाद सिर्फ इतना ही से नहीं है, इसी को हम साइंटिफिक नहीं मान लेंगे। तीसरा जो आइडिया है किसी भी चीज़ को साइंटिफिक कहने का, उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है कि आप क्यों हो रहा है वो। जैसे हमने बोला कि हो सकता है कई बार, हम जितनी बार पहनते हैं लाल शर्ट उतनी बार बारिश होती है, लेकिन फिर भी थ्योरी नहीं बनाएगी, फिर भी वो साइंटिफिक नहीं माना जाए। क्यों? क्योंकि एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा मेरी शर्ट से बारिश का क्या, किस तरह से हो जाएगी। बादल, क्योंकि बादल एक्सप्लेन कर पा रहा है, उसमें भाप है, पानी की बूंदें हैं, वो ठंडी होती है, नीचे गिर बरसती हैं, तो एक्सप्लेनेशन हो रहा है। सेम चीज़ पॉलिटिकल साइंस में भी होगा या सेम चीज़ किसी भी साइंस में होगा, तो वो एक्सप्लेनेशन भी ज़रूरी है। तो क्या सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की बार बार हो रहा है, ठीक है, फिर उसका जनरलाइजेशन, भाई कि एक बार ऑब्जर्व किया, 2 बार किया, एक बार हमने ऑब्जर्व किया कैसा हुआ, लेकिन उसका जनरलाइजेशन करना पड़ेगा। कई बार ऐसा ही हो रहा है। अब कई बार सिर्फ होने से नहीं मान लेंगे कि भाई कि हम होता है ना कि कहीं कोई गया किसी बाबा के पास या किसी चीज़ के पास गया, उसने कुछ सही कर दिया, तो हो सकता है वो हर बार सही कर देते हो, लेकिन फिर भी उन बाबा को हम साइंटिफिक नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो बाबा एक्सप्लेन नहीं कर रहे कि कैसे किया। वही मेडिकल साइंस जो होगी वो क्या कहेगी कि इसमें ये कमी थी, ये दवाई दे दी, इस कमी को दूर कर देंगे तो आप सही हो जाएंगे। कई बार नहीं भी सही होगा, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, उसको हम साइंटिफिक मान रहे हैं क्योंकि वो एक्सप्लेन भी कर रहा है। बाबा उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं या करना नहीं चाहते या छुपा रहे, जो भी है, तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इसीलिए हम उसको साइंटिफिक नहीं मानते। एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो प्रिडिक्शन होती है। जैसे कि किसी को कैंसर हो गया, तो या किसी को कुछ भी होता है कि प्रिडिक्ट भी करते हैं ना कि अगर आप डॉक्टर के पास जाएँ तो डॉक्टर क्या कहता है कि आप अभी इलाज करा लीजिए, नहीं तो धीरे धीरे ये बढ़ जाएगा। किसी को कैंसर है, फर्स्ट स्टेज पे क्योर हो जाएगा, सेकंड स्टेज पे मुश्किल हो जाएगा, थर्ड स्टेज पे और मुश्किल हो जाएगा, फोर्थ स्टेज पे कहते हैं कि बहुत मुश्किल, बचना मुश्किल है। तो इस तरह की चीज़ें कहते हैं प्रिडिक्शन। आज ही देख के वो बता देते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, अगर आप इलाज करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे इलाज हो जाएगा, फर्स्ट स्टेज पे है, कंट्रोल हो जाएगी चीज़ें। तो ये प्रिडिक्शन होता है। या बादल आ रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना कि आज के आप मौसम विभाग देखें तो वो साइंटिफिक है
क्यों? वो ये नहीं बता रहा कि बारिश होगी, वैसे ही बनी अपने मंत्र से देखा और उससे बोल दिया। वो बोल रहा है कि भाई क्यों होगी, बादल है और इतनी ऊंचाई के बादल है, इतना दबाव है, इतनी हवा का प्रेशर है और उस वजह से बारिश होगी फ्यूचर में। तो वो प्रेडिक्शन भी काम जब देते हैं या तो हम मानते हैं कि ये सारी चीज़ें साइंटिफिक है। तो पॉलिटिकल साइंस में भी अगर ये सब चीज़ें हम कर पा रहे हैं कि ऐसे ऐसी चीज़ें हो रही हैं, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, इसलिए ये पार्टी जीतेगी, तो ऐसा बोलते हैं जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं, या आगे आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स क्या होगी। अब इन्हीं सारी चीज़ों को लेके ऑब्ज़र्व करके हम पॉलिटिकल साइंस को आगे बढ़ाते हैं और इस तरह के जो साइंटिफिक बेस्ड अप्रोच होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच, व्यवहारवादी अप्रोच। व्यवहारवादी क्या होता है? Behavioral approach to study the politics insists on studying the actual behavior of human beings in political situation rather than describing salient features of political institution and their legal position. Behavioral इस अप्रोच जो आया अभी तक जो पॉलिटिकल साइंस में होता था तो हम स्टेट को पढ़ते थे कि राज्य कैसे काम कर रहा है, जुडिशरी कैसे काम कर रहा है, लेजिस्लेचर कैसे काम कर रहा है, कितने ऑर्गन होने चाहिए, फेडरलिज्म क्या है, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें तो है कि करना चाहिए, लेकिन लोग कैसे काम कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग कैसे काम कर रहा है उसको कैसे, तो ये जो चीज़ें हैं उसको बिहेवियर अप्रोच में की कि अलग अलग पॉलिटिकल सिचुएशन में ह्यूमन बीइंग कैसे रिएक्ट करेगा, या ह्यूमन बीइंग इस तरह के हैं तो उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी होगी किसी भी राज्य में, किसी भी जगह, किसी भी जैसे पाकिस्तान का हम एग्जांपल ले लें, तो वहाँ के ह्यूमन बीइंग वैसे होंगे इसलिए उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन ख़राब है, या उसका उल्टा भी निकलते हैं कि पॉलिटिकल सिचुएशन ख़राब है इसलिए ह्यूमन बीइंग्स भी उतने नहीं हो पा रहे हैं सक्सेसफुल, या कह सकते हैं अपने जो पोटेंशियल है उसको पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उसी के अपोजिट अगर देखें, इंडिया को कंपेयर करें तो हमारे यहाँ बेटर अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी धीरे धीरे बेटर हो रहा है, या उसको मैच्योर कहेंगे कि होता जा रहा है। यहाँ पे इस तरह से कह सकते हैं कि धीरे धीरे ऐसा कभी नहीं हो रहा है कि एक बार इमरजेंसी लगी उसके बाद कभी इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसी के साथ अगर कंपेयर कर ले चाइना से, तो हम ऑलमोस्ट सेम टाइम पे आज़ाद होते हैं, लेकिन चाइना हमसे बहुत आगे निकल जाता है क्योंकि उनका एक अलग तरह का सिस्टम है और वहाँ के लोग का पोटेंशियल को उसने बढ़ाया और लोग उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हमसे कई गुना आगे निकल गए। साथ ही अगर और कंपेयर कर रहे हैं जापान को या यूरोप को, तो वो लोग और आगे निकल चुके हैं। तो अलग अलग उनके पॉलिटिकल सिचुएशन भी अलग अलग है, तो इसलिए उसके बेसिस पे जो बिहेवियरल अप्रोच है कि इन सब चीज़ों को भी लाता है, ना कि ओनली मोरल इशूज़ की ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो बिहेवियरल अप्रोच है बहुत साइंटिफिक था, इसने मोरालिटी को, एथिक्स को अलग कर दिया, और इसके जो फाउंडर हैं उसमें से एक बड़े डेविड स्टर्न है, ये भी नाम बहुत आएगा आपको। अब देखिए, इन द बिहेवियरल अप्रोच फॉर्मल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वॉर डिसॉल्व इनटू सिस्टम्स एंड प्रोसेस so as to focus attention on actual behavior of political actors which alone is capable of a scientific study। तो साइंटिफिक स्टडी के थ्रू ही ये कहना चाहते हैं कि किसी भी कंक्लूजन पर पहुँचे। हाउएवर इन पोस्ट बिहेवियरल, अब देखिए उत्तर व्यवहारवाद की बात है, इंसिस्ट ऑन मेकिंग द अचीवमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस सब्सिक्वेंट टू ह्यूमन वैल्यूज एंड एंड्स, हैंस इट हेराल्ड्स रिवाइवल ऑफ कंसर्न विथ वैल्यूज, एथिक्स, मोरालिटी विदाउट कंप्रोमाइजिंग साइंटिफिक मेथड, कि साइंटिफिक मेथड को तो कंप्रोमाइज़ ना किया जाए लेकिन उसमें वैल्यूज़ भी हों। कि अगर हम देखें, इन शॉर्ट पोस्ट बिहेवियरलिज्म कॉल्स फॉर एप्लीकेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस फॉर ओवरकमिंग एंड प्रिवेलिंग क्राइसिस इन वेरियस स्फीयर ऑफ ह्यूमन लाइफ। कि साइंटिफिकली हम तो मान लें कि भाई कि अमेरिका मजबूत है और ऐसा ऐसा होता है, या इज़राइल जो है वो मजबूत है, ऐसा ऐसा होता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जिसके पावर होती है वो दूसरे पे डोमिनेट करता है। अब डोमिनेट तो कर रहा है, सही है, आप थियोरेटिकली प्रूव कर देंगे कि ऐसा होता है, लेकिन क्या होने की वजह से हम लोगों को मारते रहें? पैलेस्टाइन के अंदर बहुत से लोग मर भी रहे, तो हम इस वॉर को कैसे रोकें, ये भी
पॉलिटिकल साइंटिस्ट का काम होता है, ना कि सिर्फ बता देना कि ऐसा ऐसा होगा, इतने लोग मरेंगे। मरेंगे तो है, लेकिन अब बचाएं कैसे। तो ये जो आइडिया है वैल्यूज़ वाली है कि वैल्यूज़ को जब डाल दिया जाता है साइंटिफिक अप्रोच में तो उसको पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच कहते हैं, उत्तर व्यवहारवादी अप्रोच कहते हैं। व्यवहारवादी अप्रोच होता है कि पूरी तरह से साइंटिफिक हो, मूल्य, नैतिकता, इन सब चीज़ों को बाहर रख किया जाए। तो दोनों में अंतर, और दोनों के ही प्रोपाउंडर कौन है? डेविड ईस्टन है। अपनी ही थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं और नई थ्योरी लाते हैं। उसका एक आपको बताएंगे हम कभी कि वियतनाम वॉर के समय वो सोच रहे थे कि हम तो बहुत साइंटिफिक हो गए, हमको सब पता चल जाएगा कि अगले प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट धरे के धरे रह गए। अमेरिका ने अचानक वियतनाम पे वॉर डिक्लेयर कर दिया। तो इससे बहुत डेविड ईस्टन आहत हुए कि यार हम तो सोच ही नहीं पाए, वो लोग कर भी दिए। तो इसका है कि उसमें मोरलिटी, नैतिकता, ये सारी चीज़ें भी लाई जाए, तभी हम सही डिसीजन पे पहुँचेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि नेचर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो अभी तो पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे थे। पॉलिटिकल साइंस या कोई भी साइंस जो उसकी उत्पत्ति होती है फिलॉसफी। फिलॉसफी क्या होती है आप सभी जानते हैं। जो हम आम बोलचाल की भाषा में भी फिलॉसफी हम क्या कहते हैं कि ज़्यादा फिलॉसफी, कोई भी आइडिया आएगा तो फिलॉसफिकल होता है, क्योंकि हम उसको प्रैक्टिकली प्रूव अभी नहीं कर पाए हैं, तो वो फिलॉसफिकल है। पॉलिटिक्स साइंस में या पॉलिटिक्स के अंदर भी यही होता है कि हम आइडिया लाते हैं, बाद में उसके ऊपर जनरलाइजेशन होगा, उसका ऑब्जर्वेशन होगा, फिर उस बेसिस पे कहते हैं एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, और उस बेसिस पे फिर आगे क्या कहते हैं कि वो प्रिडिक्शन आएगा। तो ये फिलॉसफी जो है कह सकते हैं इट्स अ मदर ऑफ पॉलिटिकल साइंस और कोई भी साइंस। तो हम आगे देखते हैं कि इट इज़ समथिंग एलीड दैट पॉलिटिकल साइंस डील्स विद द रियल वाइल पॉलिटिकल फिलॉसफी डील्स विद द आइडियल। ऐसा माना जाता है कि ये पॉलिटिकल साइंस जो है रियल चीज़ों के साथ डील करती है, और जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो आइडियल जो है उसके ऊपर करती है। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू पॉइंट पॉलिटिकल साइंस इंक्वायर्स इनटू व्हाट मैन एंड वुमेन एक्चुअली डू इन पॉलिटिकल सिचुएशन, वाइल political philosophy tries to determine what they ought to do in keeping with the ultimate good or purpose of human life। तो पॉलिटिकल साइंस क्या कह रहा है कि इस सिचुएशन में आदमी या औरत क्या करेंगे उसको बता रहा है सिर्फ। पॉलिटिकल फिलॉसफी कह रहा है कि उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि उस और क्या ह्यूमन लाइफ को, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, उन सब चीज़ों को जानते हुए, जैसे हम कहें कि पॉलिटिक्स को भी माना जाता है पॉलिटिक्स में सब कुछ जायज़ है। तो पॉलिटिक्स में सब कुछ जायज़ है तो ये तो कह सकते हैं पॉलिटिकल साइंस की चीज़ है, लेकिन क्या उसमें किसी का मर्डर कराना, क्या उसी में किसी का कुछ गलत करना, क्या उसमें पैसे के बल पे जीत जाना या ख़रीद फरोख्त करना, ये भी जायज़ है। तो यहाँ पे आएगा जब फिलॉसफी की बात करेंगे कि ये चीज़ें गलत हैं। पॉलिटिकल फिलॉसफी में प्रॉपरली बी रिकग्नाइज्ड बाय इट्स क्रिटिकल फंक्शन, उसके क्रिटिकल फंक्शन से एट डी राफेल प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी significantly observe, it is true that some of the classical political philosophers have set out ideal form of society, जिसमें से अगर हम प्लेटो को देखें तो ये पॉलिटिकल फिलोसफर हैं। एरिस्टोटल पॉलिटिकल साइंटिस्ट माने जाते हैं, फर्स्ट फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बट दिस हैज़ नॉट बीन देयर सेंट्रल कंसर्न। Even in Plato, the purpose of depicting an ideal society is to criticize existing society and to promote understanding of general social concept of such as justice। कि इनका भी आइडिया जो है, प्लेटो का आइडिया क्या था, उनके बहुत से आइडिया है। स्टेट का कॉन्सेप्ट है आइडियल स्टेट, जिसको हम कहते हैं कि फिलोसफर किंग चलाएंगे, इस तरह का आइडिया। लेकिन उस आइडिया के पीछे बेस क्या है कि एक ऐसी सोसाइटी जिसमें जस्टिस हो, जिसमें न्याय सबको मिले। तो ये फिलोसफिकल आइडिया है। अब आगे देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थियोरी। तो पॉलिटिकल थियोरी की जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, यहाँ पे कंट्रोल ऑफ सोशल लाइफ, सोशल लाइफ को कंट्रोल किस तरह से किया जाए, सोशल क्रिटिसिज्म एंड रिकन्स्ट्रक्शन, जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स है उसका
उनकी आलोचना की जाए और फिर से नए तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाए। क्लैरिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, पॉलिटिकल थियरी से क्या होगा, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी। जैसे हम कोई बात कह रहे हैं तो हम जो बोले वो भी आप भी वही समझें। इनकरेजमेंट टू म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस, तो एक दूसरे की बात और बात आर्गुमेंट से हो कि ना कि वॉर से, ना कि लड़ाई झगड़ा, ना कि वायलेंस से, कि हम बात से चीज़ों करें। तो इसलिए हम पॉलिटिकल फिलॉसफी या पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल थ्योरी पे बढ़ते हैं आगे। इसके बाद देखते हैं डिबेट ऑन द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। एक डिबेट आई है कि पॉलिटिकल थ्योरी एक समय में माना जा रहा था कि अब डिक्लाइन कर गई है, कि अब ख़त्म हो गई, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ बता नहीं पा रहे। जैसे हमने बताया था बिहेवियरल जब मूवमेंट चला तो उसने सोचा कि ऐसे ऐसे चीज़ें होंगे, हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे, लेकिन चीज़ें प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे। आज भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट बहुत सी चीज़ें प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, ज़्यादातर चीज़ें। इसलिए माना जा रहा है कि डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, इसका कोई थ्योरी का कोई मतलब नहीं जब आप प्रेडिक्ट ना कर पाए। तो आगे देखते हैं। डेविड ईस्टन, हमने बात की, बिहेवियरल और पोस्ट बिहेवियरल आइडिया देते हैं। एन अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, अमेरिका का एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। इन हिज पॉलिटिकल सिस्टम, अपने पॉलिटिकल सिस्टम में एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये बुक इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1953 में लिखा उसने। उसमें क्या कह रहे हैं, asserted that the traditional political theory was based on mere speculation। जो कहते हैं ट्रेडिशनल है या परंपरावादी जो पॉलिटिकल सिद्धांत है वो सिर्फ स्पेकुलेशन पे बेस्ड है, कि आप ऐसा होगा, ऐसे भी जैसे आप बहुत साइंटिफिक चीज़ें ना करके आप बोले कि अगली बार कुछ सालों में ये बन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर, ये हो जाएगा, तो वो स्पेकुलेशन है। इट वॉज डिवॉइड टू एक्यूट ऑब्जर्वेशन एंड पॉलिटिकल रियलिटी, ये इससे दूर है पॉलिटिकल रियलिटी से। इन ऑर्डर टू ले साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, इसका जो पॉलिटिक्स का जो साइंटिफिक फाउंडेशन, वैज्ञानिक फाउंडेशन आधार बनाने के लिए, इट वॉज नेसेसरी टू रेस्क्यू इट फ्रॉम द स्टडी ऑफ क्लासिक एंड द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल आइडिया। तो इन्होंने बोला डेविड ईस्टन कि उसको पुराने जो क्लासिकल जो है उससे निकलना पड़ेगा। Easton argued that the traditional political theory was the product of the turmoil that characterized the past ages. It particularly flourished in Greece in pre-Plato days. ट्रेडिशनल जो थी वो प्री-प्लेटो डेज में, प्लेटो से पहले जो था वो ट्रेडिशनल चीज़ें थी। इटली इन द 15th century, England in the 16th century and 17th century, or France in the 18th century, which were the days of widespread social and political upheaval. It had no relevance in contemporary society. कि क्या हुआ, पॉलिटिकल थ्योरीज जो पुराने थे प्लेटो के बाद वहाँ ग्रीस में, और 15th सेंचुरी में इंग्लैंड में, 16th सेंचुरी में फ्रांस में, इन सब चीज़ों में, 18th सेंचुरी में अगर हम देखें बाकी जगह में, तो ये सारे चीज़ें आई। तो बोले कि आज के समय में इन थ्योरी का कोई महत्व नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो ये ईस्टन ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट देयर वॉज बीन नो आउटस्टैंडिंग पॉलिटिकल फिलोसफर आफ्टर मार्क्स। अब उसके बाद कह रहे हैं कि अगर हम देखें, बात करें तो मार्क्स के बाद, कार्ल मार्क्स जो 1818 में पैदा होते हैं, 83 में उनकी मृत्यु होती है, उनके बाद, या J.S. मिल 1806-73, उसके बाद कोई आउटस्टैंडिंग पॉलिटिकल फिलोसफर नहीं आया, या बहुत ही बड़ा फिलोसफर नहीं आया। बहुत मामूली सी चीज़ें की उन्होंने। वाई लिव पैरासिटिकली ऑन सेंचुरी ओल्ड आइडियाज़, कि अब बोले कि सैकड़ों साल पुराने जो आइडियाज़ हैं उन पे अभी तक क्यों रहे। ईस्टन आर्ग्यूड दैट वाइल इकोनॉमिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट हैड प्रोड्यूस अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर in their respective sphere of investigation, political scientists had lagged behind। बोले कि इकोनॉमिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट ने तो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक मेथड यूज़ करके वो सही प्रिडिक्शन कर रहे हैं। इकोनॉमिस्ट में होता है कि ग्रोथ रेट क्या रहेगा वो प्रिडिक्ट करते हैं और ऑलमोस्ट उतना ही रहता है, या ऐसा करेंगे, ये चीज़ें पॉलिसी बनाई है तो इससे हमको इकोनॉमिक्स को इतना नुकसान होगा या जीडीपी को इतना नुकसान होगा, तो काफ़ी हद तक वो सही भी रहते हैं। सोशियोलॉजिस्ट भी बोलते हैं कि अगर ऐसा ऐसी चीज़ें करेंगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट एमर्ज कर सकता है, ऐसा करेंगे तो सोसाइटी मॉडर्निटी की तरफ जाएगी, ऐसा करेंगे तो सोसाइटी कंजर्वेटिव हो जाएगी। लेकिन पॉलिटिकल साइंटिस्ट पीछे रह गए, डेविड ईस्टन का मानना।
दे फेल टू एक्वायर सुटेबल रिसर्च टूल्स टू अकाउंट फॉर द राइज ऑफ फासिज्म। जब फासिज्म बढ़ने वाला था या बढ़ गया, उस समय भी उन्हें बता नहीं पाया कि ऐसा ऐसा करने से फासिज्म आ जाएगा, और कम्युनिज्म एंड देयर काउंटर्स, तो कि कम्युनिज्म आ जाएगा और इस तरह से फैलेगा, ये भी बता नहीं पाए। अगेन ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इकोनॉमिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट हैड प्लेड एन एक्टिव रोल। इकोनॉमिस्ट ने बताया, सोशियोलॉजिस्ट ने बताया, साइकोलॉजिस्ट ने भी बताया, लेकिन इन द डिसीजन मेकिंग, बट पॉलिटिकल साइंटिस्ट वर इग्नोर्ड। पॉलिटिकल साइंटिस्ट कोई भी एक कॉन्क्रीट फिनोमेना नहीं दे पाए। ईस्टर्न देयरफॉर, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपील्ड फॉर बिल्डिंग अ बिहेवियरल पॉलिटिकल साइंस। अभी हमने बात की थी बिहेवियरल पॉलिटिकल साइंस की, कि ईस्टर्न ने बोला कि एक बिहेवियरल पॉलिटिकल साइंस बनाया जाए, व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान बनाया जाए, जो कि क्लोज हो सोशल साइंस के, जैसा कि इकोनॉमिस्ट बोलते हैं, जैसा सोशियोलॉजिस्ट, टू टेक प्लेस इन द डिसीजन मेकिंग, कि डिसीजन मेकिंग में उसको रखा जाए। He suggested that while traditional political theory was primarily concerned with evolving suitable values for society, कि जो ट्रेडिशनल, जो पारंपरिक पॉलिटिकल साइंस है वो सिर्फ मूल्य, जिस मूल्य पे बात करते हैं उसकी बात कर रहा है, ऐसा ना हो कि मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस जो है नीड टू मेक एफर्ट्स इन दिस डायरेक्शन, कि वो बिहेवियरल अप्रोच के थ्रू बात करें। ही बिलीव दैट वैल्यूज रिप्रेजेंट इंडिविजुअल और ग्रुप प्रेफरेंस रिलेटिव टू द सोशल कंडीशन इन विच दीज आर डेवलप। उनका मानना था कि नैतिकता जो है एक तरह से जिस कंडीशन में लोग रहते हैं उसके बेसिस पे होती है, तो अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग नैतिकता है, तो उसको नैतिकता को साइडलाइन कर दिया जाए। इन विच दीज कंटेम्प्रेरी सोसाइटी वुड इवॉल्व इट्स ओन वैल्यू सिस्टम। जो आज की मॉडर्न सोसाइटी है वो अपना नैतिक जो सिस्टम है वो इवॉल्व करेगी ओन अपने एक्सपीरियंस पे, ना कि हम प्लेटो के समय की बातों को या हेगल की समय की बातों को या मैकियावेली के समय की बातों को हम लें। तो पॉलिटिकल साइंस शुड ओनली फोकस ऑन बिल्डिंग कॉजल थ्योरी टू एक्सप्लेन पॉलिटिकल बिहेवियर। ये कॉजल थ्योरी जो है उसके बेस है। अब कॉजल थ्योरी क्या है ये देख लेते हैं। Causal theory, the theory that explains the relation between cause and effects. तो एक ऐसा सिद्धांत जो किसी कॉज और इफेक्ट के बेसिस पे, जैसे हम किसी भी चीज़ की बात करें कि अगर इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी तो पॉलिटिकल क्राइसिस भी आएगी। जैसे अगर हम पाकिस्तान का एग्जांपल देख लें कि क्या हुआ, पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस शुरुआत हुई तो उनको ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया, IMF ने ग्रे लिस्ट में डाल दिया, इकोनॉमिक लोन लेते रहे लगातार। उसके बाद देखिए क्या हुआ, पॉलिटिकल क्राइसिस आ गई। या दुनिया में कहीं भी, अगर श्रीलंका का एग्जांपल देख लें, अभी कुछ दिनों पहले अगर आप देखेंगे, श्रीलंका में भी पहले इकोनॉमिक क्राइसिस आई, उन्होंने बहुत लोन ले लिए चाइना से और फिर रीपे नहीं कर पाए थे। फिर उसका रिपरकशन क्या हुआ, उसका कह सकते हैं उसके वजह से क्या हुआ, पॉलिटिकल क्राइसिस आ गई। तो वो पॉलिटिकल क्राइसिस हमेशा, इकोनॉमिक क्राइसिस आती है जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ जाती है काफ़ी हद तक। अगर आप देखें बांग्लादेश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी काफ़ी हद तक वो अच्छा कर रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पे बेटर है पाकिस्तान से कंपेयर कर दो। हाउएवर यहाँ पे देखते कॉजल थ्योरी यही है। हाउ ईस्टर्न चेंज हिज व्यू आफ्टर 1.5 डिकेड। अभी तक डेविड ईस्टर्न क्या कह रहे थे, बिहेवियरल अप्रोच लो, ये पुराना अप्रोच है, जो साइंटिफिक अप्रोच, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें बोल रहा है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोले साइंटिफिक तरीके से देखिए, उसमें नैतिकता को हटा दीजिए, वैल्यूज़ मूल्य को हटा दीजिए कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आप ह्यूमन बिहेवियर को डायरेक्टली कीजिए। लेकिन 1-1.5 दशक बाद वो क्या करते हैं, इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस टू अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन 1969 ही लॉन्च हिज पोस्ट बिहेवियरल रेवोल्यूशन। अब क्या कहते हैं, 1969 आते आते उन्होंने पोस्ट बिहेवियरल, उत्तर व्यवहारवाद का आइडिया लिया है। इनफैक्ट ईस्टर्न वॉज ट्राइंग टू कन्वर्ट पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम प्योर साइंस टू अप्लाइड साइंस। ही इंसिस्टेड दैट, कि अभी तक वो प्योर साइंस की बात कर रहे थे, जैसे आप फिजिक्स में करते हैं कि कोई चीज़ गोला यहाँ से फेंका गया तो वो इतने समय में यहाँ पे गिरेगा, या एक पेंडुलम है इतनी बार करता है तो हम ग्रेविटी निकाल लेते हैं। तो लेकिन इंसान के ऊपर बोले कि वो प्योर साइंस की तरह इंसान को देख रहे थे, और प्योर साइंस से अब क्या हुआ, वो अप्लाइड साइंस की तरह देखना पड़ा,
क्योंकि अप्लाइड साइंस ह्यूमन बींग्स जो है वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीज़ें करता है। सेम चीज़ों में भी अभी हमको कोई भी चीज़ एक पार्टी अच्छी लगती है, हम उसको वोट दे रहे हैं, सब कुछ सही रहेगा, लेकिन कुछ सालों बाद हमको वो ख़राब लगने लगती है, हम दूसरे वोट देने लगते हैं। या फिर बहुत सी चीज़ें होती हैं कि वही आदमी कुछ दिनों बाद जो है बदल जाएगा। तो इसलिए उसको अप्लाइड साइंस की तरह देखना चाहिए, ना कि प्योर साइंस की तरह। जैसे हम देखें कि कोई लोगों की चॉइस क्या है, सिंपली कि आज हम देखें लोगों को मैकडोनल्ड में खाना अच्छा लगता है, तो ये तो साइंटिफिकली प्रूव है, हमने सर्वे किया, हमने बात की। एक साल बाद फिर से सर्वे किया, फिर मैकडोनल्ड में लोगों को खाना अच्छा लगता है। तीसरे साल फिर किया, चौथे साल फिर किया। अब क्या निकला, 4 साल लगातार ऑब्जर्वेशन हो रहा है और लगातार लोग खा रहे हैं। 5वें साल हो सकता है बहुत तेज़ी से डिप कर जाए उनकी सेल, और ऐसा होता है। अभी आज मैं पढ़ रहा था कुछ कि पतंजलि की सेल अचानक डिप कर गई। सेम लोग हैं, पतंजलि को अच्छा मानते थे, पतंजलि के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे, उस समय बोले थे बहुत अच्छा है, लेकिन आज कुछ सालों बाद आदमी बोर हो जाता है कि एक ही प्रोडक्ट कितनी देर था, अब हम कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, ये नया आ गया, किसी ने और मार्केट में कुछ लाया तो उसको तो यूज़ करना चाहते हैं। तो ऐसा होता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि अप्लाइड साइंस यूज़ करें। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन शुड इनेबल द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी टू टाइड ओवर द प्रिवेलिंग क्राइसिस। जो क्राइसिस है उनको देखें। दिस ऑल्सो इन्वॉल्व रिन्यूड कॉन्सेप्ट विथ वैल्यूज़। इन्होंने क्या, डेविड स्टन अब वैल्यूज़ की बात करें, विच वॉज थॉट टू बी एक्सक्लूडेड इन द अर्लियर बिहेवियरल अप्रोच। तो अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि बिहेवियरल अप्रोच किस पे बेस्ड है, ये वैल्यूज़ को निगेट करता है। पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच वैल्यू को इनेबल करता है कि वैल्यूज़ भी होने चाहिए। अब इस तरह की जो थ्योरी, कॉजल थ्योरी, इन सब चीज़ों पे बेस्ड जो साइंटिफिक अप्रोच है उसको हम क्या कहते हैं कि उस तरह के अप्रोच को हम पॉजिटिविज़म कहते हैं। अब पॉजिटिविज़म क्या है, ये भी एक आंसर मिल जाएगा आपको कि पॉजिटिविज़म, अब इसमें हम काफ़ी चीज़ देखें, हमने क्या क्या, बिहेवियरल, पोस्ट बिहेवियरल। कौन है प्रोपाउंडर, डेविड ईस्टन, दोनों ही के ही। बिहेवियरल अप्रोच में क्या है, वैल्यू को निगेट करता है। तो 2 क्वेश्चन हो गए, 2 क्या 3 बन गए। बिहेवियरल अप्रोच पूछ लेगा डेविड ईस्टन से मिलाने के लिए, तो आप एक कंफर्म रहेंगे, तो हो सकता है कुछ बाकी चीज़ ना भी जानते हो, तो आप उसको कर सकते हैं। हमने मैक्स वेबर देखा था साइंटिफिक अप्रोच के लिए, और इसी के साथ पोस्ट बिहेवियरल डेविड ईस्टन, इसमें वैल्यू लैडन होगा। इसके बाद अब अगस्त कॉम्टे, पॉजिटिविज्म की बात आ गई, जिसमें साइंटिफिक अप्रोच है। द व्यू दैट रिलाइज ऑन साइंटिफिक मेथड एज द ओनली सोर्स ऑफ ट्रू नॉलेज, कि सिर्फ और सिर्फ ट्रू नॉलेज, सच्चा नॉलेज, ज्ञान के लिए साइंटिफिक मेथड ही अप्लाई हो। इट रिजेक्ट्स सुपरस्टिशन, रिलीजन, मेटाफिजिक्स एंड प्री साइंटिफिक फॉर्म्स। तो जिसमें जैसे होता है कि आप कि अगली बार कौन इंडिया में प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो एक तो है कि भाई कि साइंटिफिक तरीके से आप जज कीजिए कि कहाँ पे का क्या पॉलिसीज़ हैं, इसका इफेक्ट कितना पड़ा, लोग उससे कितना खुश हैं, उस बेसिस सर्वे करके आप बताएं। दूसरा है कि भाई ईश्वर की मर्जी है, जिसको चाहेगा बना देगा। तो या धार्मिक चीज़ें हैं कि पूजा पाठ किया उसकी वजह से बन गया, या मेटाफिजिकल है कि हमें एक ऐसी शक्ति, अद्भुत शक्ति आई उसकी वजह से बन गया। तो ये सब चीज़ें बोल रहे हैं कि इससे कोई साइंटिफिक मेथड तक नहीं पहुँचेंगे, इससे प्रेडिक्ट करना बेकार है। बेसिकली आपको साइंटिफिक अप्रोच लेना पड़ेगा। इट होल्ड्स दैट ऑल नॉलेज इज अल्टीमेटली बेस्ड ऑन सेंसर्स एक्सपीरियंस। अपने सेंस और एक्सपीरियंस पे बेस्ड नॉलेज को यूज़ कीजिए। Hence empirical method must be adopted for any genuine inquiry। empirical मतलब साइंटिफिक, या जिसको हम प्रैक्टिकल करते हैं वो हो गया। method must be adopted, उसको लेना चाहिए genuine inquiry के लिए, और in the health of social science as well as physical science। तो ये पॉजिटिविज्म के कह सकते प्रोफाउंडर कौन है, अगस्त कॉम्टे, ये भी सोशियोलॉजिस्ट हैं। तो हो सकता है पॉजिटिविज्म आ जाए, बिहेवियरलिज्म आ जाए, पोस्ट बिहेवियरलिज्म आ जाए, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो पॉजिटिविज्म अगस्त कॉम्टे। लॉजिकल पॉजिटिविज्म कौन था, लॉजिकल पॉजिटिविज्म मैक्स वेबर। 4 चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ।
बिहेवियरलिज्म, डेविड ईस्टन, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, डेविड ईस्टन। तो ये सारे चीज़ें आपको मिलाने को आ सकती हैं, या कोई और नाम आ सकता है जिसको हम बाद में देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इन एनी केस, since 1970 the dispute between the political science and political philosophy has largely subsided. While David Easton had shown a renewed concern with the values in his post-behavioral approach, exponent the political philosophy did not hesitate in testing their assumption by empirical method. तो ये जो चीज़ें हुई कि अब एम्पिरिकल मेथड साइंटिफिक तरीके से फिलॉसफी को भी इंक्लूड किया इन्होंने। अभी तक हो रहा था कि थ्योरी ख़त्म हो गई है, बोले थ्योरी बन सकती है। जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसको भी वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से वी कैन चेक, वी कैन ऑब्जर्व इट। तो ये 70s के बाद आइडिया चेंज होता है। कार्ल पॉपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनसे क्वेश्चन बहुत आता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। कार्ल पॉपर 1902 से 1994 तक, एन एमिनेंट एक्सपोनेंट ऑफ साइंटिफिक मेथड के, प्रोसीड टू ड्रॉ कंक्लूजन रिगार्डिंग सोशल वैल्यूज़। कार्ल पॉपर साइंटिफिक मेथड के फाउंडर है कि बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। जॉन रॉल्स, ये भी बहुत फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। 1920 वो मॉडर्न, इन सब ये मॉडर्न जितने भी हैं, अगर आप जैसा उन्होंने बोला कि मार्क्स और मिल के बाद कोई बड़ा पॉलिटिकल फिलोसफर नहीं है, तो उसमें कार्ल पॉपर, जॉन रॉल्स, ये सब बड़े हैं। अडॉप्टेड एम्पेरिकल मेथड फॉर अराइविंग एट हिज प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। इन्होंने अपना जो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन रॉल्स प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ जस्टिस इन्होंने लिखा है, और इनकी बुक है उस थ्योरी ऑफ जस्टिस को कैसे पहुँचे, एम्पेरिकल मेथड से, एम्पेरिकल साइंटिफिक मेथड। C.B. मैकफर्सन अटैक द एम्पेरिकल थ्योरी। C.B. मैकफर्सन, उसके साथ ही देखें तो डेमोक्रेसी प्रोपाउंड बाय जोसेफ शुम्पीटर एंड रॉबर्ट टहल एंड एडवांस हिज ओन रेडिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये जो है C.B. मैकफर्सन और जोसेफ शुम्पीटर, ये लोग थोड़ा सा साइंटिफिक मेथड के अगेंस्ट पे जाते हैं। हर्बर्ट मार्क्यूज एंड जर्गन हैबरमास have shown a strong empirical insight in their critical analysis of the contemporary capitalism. अब ये फिर से साइंटिफिक अप्रोच लेते हैं, हर्बर्ट मार्क्यूज और जर्गन हैबरमास। It is now held that political science, like other social science and natural science, enables us to strengthen our means, but we will have to resort to political philosophy to determine our ends. की बात हो रही है कि पॉलिटिकल जो साइंस है वो क्या करती है, हमारे जो मीन्स, जिसको हम कह सकते हैं कि जो हमको चाहिए, हम आज के समय में जैसे हमको सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, ये सारी चीज़ें मीन्स हैं कि वो कैसे मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस के थ्रू मिलेगा। और पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है, एंड भाई सड़क, बिजली, पानी सब क्यों चाहिए, एक ऐसी सोसाइटी बनाने के लिए जिसमें कोई गरीब ना रहे, जिसमें सबके पास इतना रहे कि आराम से जी सके, कोई वायलेंस ना हो, कम से कम हो, एक दूसरे से लड़े ना, एक दूसरे से प्यार से रहे। ये तो एंड है। उस एंड का आइडिया तो फिलॉसफी में है। और मीन्स क्या है, ये सारी चीज़ें मीन्स है ना कि हम क्यों सड़क चाहिए। जब अगर हम सब कुछ, सड़क इसलिए चाहिए कि किसी को बीमारी में आसानी से पहुंच सके, किसी को एजुकेशन ऐसा ना मिल पाए, हम वहां तक पहुंच सके। साफ़ पानी इसलिए चाहिए कि कोई बीमार ना हो, लोगों की मृत्यु ना हो, इन सब चीज़ों के लिए हो। और इन सब चीज़ों का कि सोसाइटी में जब रिसोर्सेज की कमी होती है तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है कि हमको चाहिए। तो वो सारे चीज़ कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए जो एंड है, जो अल्टीमेट गोल है, वो क्या है, वो पॉलिटिकल फिलॉसफी से आता है कि एक शांतिपूर्ण आइडिया कि हमको आज, जैसे गांधी का आइडिया कि आज़ादी चाहिए। आज़ादी एक मीन्स है कि आज़ादी चाहिए, लेकिन किस लिए चाहिए, कि कोई दूसरा हमारा शोषण ना करे, मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण ना हो। इस तरह के आइडिया फिलॉसफी से आते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी बात ख़त्म करते हैं, आगे फिर बढ़ेंगे, अगले लेक्चर में आगे की बात करेंगे। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं
सॉरी यहाँ पे अब हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर कोई भी चीज़ आपको मटेरियल चाहिए या इस तरह की चीज़ें चाहिए, तो ये हमारा नंबर है। इसमें शायद गलत लिखा है, गलत नहीं, 6001939975। फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ 6001939975। इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप हमसे इस पर कॉल भी कर सकते हैं। कॉल नंबर है तो आप मैसेज कर सकते हैं, इस पे हमें मेल कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ चाहिए किसी भी मटेरियल का, या आपको किसी भी तरह का असिस्टेंस चाहिए, आप अगर रिसर्च कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आप किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम को दे रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। और कोई भी जो इसका रिमार्क हो, जैसा भी आपको लगा हो, अच्छा लगा हो या बुरा भी लगा हो, तो आप बता सकते हैं कि कुछ और करना है तो वो कर सकते हैं। आप पढ़ते रहिए ताकि आने वाले दिनों में जो भी एग्ज़ाम या जो भी चीज़ के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप चीज़ों को क्वेश्चन वाइज देखेंगे, इसमें हमने आज 4-5 क्वेश्चन आज ही देख लिए, तो उस क्वेश्चंस को आप याद रखिए, मेमोराइज़ करिए। हम वैसे मेमोराइज़ करा देंगे आपको, लगातार एक ही चीज़ बताते, लेकिन आपको याद रखना होगा और एग्ज़ाम्स में इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, तो कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ जाएगी। अभी ये हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुए हों, बार बार फिर से घूम के आएंगे, तो हम आपको बेसिकली कहानियाँ भी बताते रहेंगे। और आराम से पढ़िए, ज़्यादा टाइम लेके पढ़ने से चीज़ें याद रहती हैं, स्टेबल रहती हैं। अगर बुलेट पॉइंट्स में आप पढ़ेंगे तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको याद रखने में, तो बुलेट पॉइंट्स अपने बाद में आप बना लीजिए। जब अगर आपको कहानी समझ में आ गई तो अपने आप बुलेट पॉइंट्स बना देंगे और हम खुद बना के आपको दे देंगे, तो आप पढ़ते रहिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और इसमें से जो भी कमेंट्स हो आप हमें कमेंट करके बताइए, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप आगे भी बढ़ाते रहेंगे और नेक्स्ट चैप्टर कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।